हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विद्या आराधना अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जेई मेंस के जो इस बार 2025 के पेपर हुए हैं जनवरी वाले बैच के, उसका हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। तो 22 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था उसका अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ रुचिर गुप्ता। मैं खुद एक IITian हूँ, IIT दिल्ली से मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो फिज़िक्स वाले पार्ट का हम लोग अब इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे अब जो NTA ने रिस्पॉन्स शीट्स वगैरह रिलीज़ करी हैं, तो हमारे पास एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मौजूद है। तो अब इसको हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ पहले सवाल से। अब विस्कोसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है अ स्मॉल रिजिड स्पीयर ऑफ मास m इज ड्रॉप इन अ वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट। थोड़ी देर बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि नेट फोर्स जीरो। अब जब बॉल नीचे गिर रही है लिक्विड में, तो बॉल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक लगेगा ग्रेविटी, एक लगेगा बायंट फोर्स, और एक फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स। तो नीचे को गिर रही है तो एक फोर्स होगा विस्कस फोर्स। हमको विस्कोसिटी वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। अब हम कहते हैं बायंट फोर्स विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज हाफ ऑफ द बॉल। तो इस बॉल की जो डेंसिटी है ग्लिसरीन का उसका हाफ है। तो हम लिक्विड की जगह यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, इंटू वी इंटू जी। अब आप देखो डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये दोनों टर्म मिला के बनेंगे मास ऑफ द बॉडी m। इसका मतलब जो बायंट फोर्स है वो बनेगी mg/2। तो बायंट फोर्स हो गई mg/2, ये बायंसी वाली है। अब नेट फोर्स होनी चाहिए 0, क्योंकि बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो इसका मतलब नीचे ग्रेविटी लग रहा है mg, ऊपर बायंट फोर्स लग रहा है जो हमने mg/2 के बराबर प्रूव कर दिया, और बचा कुचा होगा विस्कस फोर्स। तीनों का मिला के टोटल 0 है। तो आप लिख सकते हो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस mg/2, यानी कि mg/2। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दिस इज फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये लॉजिक गेट्स का सवाल है, लेकिन इसके अंदर कोई भी गेट, कोई भी आंसर इस ट्रूथ टेबल से मैच नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। जो NTA वालों ने आंसर बताया है वो नॉर गेट है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए डायग्राम के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करते हैं, इधर जाएगा A, तो यही वाली लाइन को नीचे खींचा है और यहां पे भी इनपुट आ गया A। दूसरा B, यहां पे B नॉट हो रहा है, नॉट, तो ये हो गया B स्टार, कंजुगेट हो गया B का। और यही वाला B फिर से नॉट होके नीचे जा रहा है, तो ये भी हो गया B स्टार। अब ये एंड है, एंड, तो इसका मतलब यहां पे जाएगा AB कंजुगेट। अब ये दोनों एक G के अंदर एंटर हो रहे हैं और आउटपुट आ रहा है Y, और Y का यहाँ पे ट्रूथ टेबल दे रखा है। तो इन दोनों का अगर इनपुट आ रहा है तो Y का आउटपुट इन चारों में से नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी NTA वालों ने आंसर दिया है नॉर गेट। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन बैठेगा नहीं। आप खुद भी चेक कर सकते हो, यू कैन चेक। तो आप देखिए A और B, यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब अगर आप B का कंजुगेट ले लीजिए, तो B का कंजुगेट लेंगे तो 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0। और इन दोनों का एंड कर लो, तो AB का एंड जब करिएगा, AB का जब एंड करिएगा तो इन दोनों का एंड करेंगे तो 0 आएगा, 0 0 का एंड करेंगे 0, 1 1 और 1 का एंड करेंगे तो 1, और 1 और 0 का एंड करेंगे तो 0। तो इस तरीके से आपके पास AB कंजुगेट बन रहा है।
अब इन दोनों का कोई भी एक, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट है और दूसरा इनपुट भी सेम है, तो इन दोनों इनपुट को लेकर नॉर गेट से ये आउटपुट नहीं बैठ रहा है, ये वाला ट्रूथ टेबल नहीं बनेगा। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक शुड बी मार्क्ड इनकरेक्टली, ये शायद बोनस होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऑल्टरनेटिंग करंट का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या बोलता है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और इसके अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रही है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट है। आप जानते हो रेजोनेंस जब होती है, रेजोनेंस कंडीशन जब होती है तो उस केस में ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जो इम्पीडेंस होती है वो सिर्फ आर के बराबर बचती है। इसका मतलब करंट का एम्पलीट्यूड होगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय जेड, और रेजोनेंस के केस में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि बाकी दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं रेजोनेंस में। अब कहता है अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट को क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस डबल हो गई तो करंट हो जाएगा हाफ, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा आई नॉट बाय 2। क्लियर? आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, गामा के बारे में बात कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। देखिए क्या कहता है, कहता है डायटोमिक गैस है, उसका गामा 1 है जब वो रिजिड है, रिजिड मतलब वाइब्रेशन नहीं करता। तो अगर रिजिड वाली कंडीशन है, नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, तो इसका मतलब इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। ठीक है, डायटोमिक गैस है ना, डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। तो इसकी CV बनेगी 5r/2 और इसकी CP बनेगी 7r/2। तो इसका मतलब जब डिवाइड करोगे तो गामा 1 बन जाएगा 7/5। ठीक, अब गामा 2 पे आओ। गामा 2 में वाइब्रेशन हो रही है, गामा 2 में वाइब्रेशन हो रही है, तो वाइब्रेशन की वजह से 2 ऐड हो जाते हैं, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी। तो ये जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होगी तो ये बनेगा 5 नहीं बनेगा, ये बनेगा 7r/2 और ये बनेगा 9r/2। तो इसका मतलब जो दूसरा गामा आएगा गामा 2 वो बनेगा 9/7। अब ऑब्वियस बात है, आप सब लोग जानते हो गामा 1 बड़ा होगा, गामा 2 छोटा होगा, दिख रहा है नंबर है तो गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का है, थिन फिल्म इंटरफियरेंस। तो क्या बोलता है ये कहता है एक पतली सी फिल्म है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसके नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, यहाँ से गई, फिर यहाँ से एंटर हुई, फिर यहाँ से गई। अब ये चाहते क्या हैं, मिनिमम थिकनेस इस फिल्म का कितना हो, तो थिकनेस ले लेते हैं हम लोग T, जिससे कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो। तो ट्रांसमिशन मैक्सिमम, इसका मतलब रिफ्लेक्शन मिनिमम। अरे जब मिनिमम रिफ्लेक्ट करेगी तो बच्ची कुछ मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसमिट होगी ना। तो रिफ्लेक्शन मिनिमम के केस में हमको पता है कि पाथ डिफरेंस होता है 2μt, और मिनिमम करना है रिफ्लेक्शन तो मिनिमा बनेगा। तो मिनिमा में यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो जाती है। वैसे तो हम लोग मैक्सिमा के लिए बोलते हैं n लैम्डा, लेकिन यहाँ पे मिनिमा के लिए बनता है n लैम्डा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा, n लैम्डा फॉर मिनिमा। इसका उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन बनती है n लैम्डा, तो इसका मतलब मिनिमा चाहिए तो n लैम्डा बनेगी। तो इसका मतलब थिकनेस बनेगी n λ/2μ। अब मिनिमम थिकनेस चाहिए तो n की वैल्यू 1 करो। वेवलेंथ आपको दिया है 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2μ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो 550/4, 550/4, ठीक है। तो 550/4 कर लीजिएगा, 137.5 नैनोमीटर आपका आंसर बन गया। क्लियर? आगे चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये थ्योरेटिकल सवाल है। अब इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है, उनको चेक करना पड़ेगा। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं जो एक तरह से मास पे डिपेंड करते हैं, कि जितना बड़ा सिस्टम है उतनी ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू होगी। तो दे डिपेंड ऑन मास और दे डिपेंड ऑन वॉल्यूम, उन सारे वेरिएबल को एक्सटेंसिव बोलते हैं।
अब ऑब्वियस बात है वॉल्यूम तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ही, वो तो एक्सटेंसिव ही है डेफिनेशन से। मास भी सिस्टम के अमाउंट पे, सिस्टम की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा गैस ली है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली मास भी डिपेंड करेगा एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव होती है, जितनी ज़्यादा गैस उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी। तो ये सारे एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब देखो यहाँ पे मास इज एक्सटेंसिव, यहाँ पे वॉल्यूम इज इंटेंसिव। वॉल्यूम इंटेंसिव नहीं होता तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो गई गलत। तो आपको एक ए करेक्ट दिख रहा है, सी गलत दिख रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सटेंसिव नहीं होता। अगर कम गैस ली है या ज़्यादा गैस ली है तो ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा गैस ले ली तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं। तो टेम्परेचर इज नॉट एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, तो डी भी गलत है। अब आते हैं बी पे, तो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी इंटेंसिव होते हैं, यस। यानी कि टेम्परेचर को इससे मतलब नहीं है कि कितनी ज़्यादा गैस आपने सिस्टम में डाली है, नहीं। टेम्परेचर को अलग चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि गैस गर्म कितनी है, गैस की इंटरनल एनर्जी, मतलब वो अभी फिलहाल टेम्परेचर कितना है, किस प्रोसेस से आप उसको लेकर आए हो। तो इट इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, इट इज़ एन इंटेंसिव वेरिएबल। तो ए और बी करेक्ट हो जाएंगे, सी और डी गलत हो जाएंगे, ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अच्छा ये वाला हो गया ना, हाँ। यहाँ पे देखिए, अब ये बॉल जो है, ये छोटा सा सवाल है, ठीक है। ये तो आई थिंक सभी लोगों ने सॉल्व कर भी दिया होगा। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, 100 ग्राम की बॉल है, 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करा है, 20 की स्पीड है, ठीक है। 20 की स्पीड है, 60 का एंगल है, ये कंपोनेंट बनेगा 10, ये कंपोनेंट बनेगा 10√3। ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कौन सी बच गई, 10। तो खत्म कौन सी हो गई, कौन सी स्पीड खत्म हो गई, 10√3 खत्म हो गई। तो कहता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से हो रहा है, 10 तो एज इट इज है, तो लॉस किसकी वजह से हो रहा है, 10√3। तो इसका मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 1/10 kg इंटू 10√3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, 15 जूल आ गया, ठीक। आगे अब ये एरर का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर्स। अब देखिए, कहता है डेंसिटी मेजरमेंट करनी है, मास इतना है, रेडियस इतना है, लेंथ इतनी है, तो सिलेंड्रिकल टाइप की वायर होगी। तो अब हम कहते हैं, हमारे को मालूम है डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एल। तो हम यहाँ से अब लिख सकते हैं एरर इन डेंसिटी डी रो बाय रो, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी है, फ्रैक्शनल एरर, इज इक्वल टू डी एम बाय एम प्लस 2 टाइम्स डी आर बाय आर प्लस डी एल बाय एल। करेक्ट है, ये फॉर्मूला बन गया अपना। एरर में हमेशा एडिशन होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, हमेशा सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं डी एम बाय एम, यानी कि 0.003 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 2 टाइम्स डी आर, तो 0.01 डिवाइड बाय 0.5, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस डी एल बाय एल 0.05 डिवाइड बाय 10, 0.05 डिवाइडेड बाय 10 होल। ये आपने पास एक डी रो बाय रो आ गया। अब हमारे को परसेंटेज चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 5% आ जाता है, ठीक है। तो आंसर बनेगा 5%। क्लियर? यहाँ तक अगर मेरे को लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये वाले शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान ही था, ठीक है, इट वॉज कंपैरेटिवली इजी। चलेंगे आगे। अब ये वाला फिर से आई थिंक आप सब जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक लाइन में खत्म हो सकता है। कहता है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे रेडियस है 2, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस है 1, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे एरिया ए, तो रेडियस डबल हो रहा है, तो इसका एरिया हो गया 4a, ठीक है। पॉइंट वन पे पानी का वेलोसिटी है, पानी का वेलोसिटी है 2, तो यहाँ पे पानी का वेलोसिटी ले लो v, तो v निकालना है। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2, a कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कम आउट टू बी 8, तो आंसर बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट,
अब ये देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इस बार कई शिफ्ट में, इन सम ऑफ द शिफ्ट स्पेशली इन 28 एंड 29 बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज प्रोड्यूस बाय रेड लाइट आर क्लोज। तो हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी। रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो जितना बड़ा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम होगी, तो बड़े बड़े फ्रिंजेस होंगे रेड के। तो रेड के फ्रिंजेस क्लोज तो नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि बड़े होंगे ना तो बहुत दूर दूर होंगे, अलग अलग गैप ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यस फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वो तो हमें फॉर्मूले से भी दिख रहा है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, आगे चलेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए इस, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं बहुत आसान आए हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, आप इसको बिना कैलकुलेशन मतलब ओरली भी कर सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। कहता है लाइट सोर्स ने वेवलेंथ भेजी लैम्डा, तो कुछ फोटोन की एनर्जी है मेटल सरफेस पे, वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है 2, तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मैक्सिमम। वर्क फंक्शन कितनी अब्जॉर्ब हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी कितनी रही होगी, इनकमिंग फोटोन की एनर्जी रही होगी 2 + 1 3। ये कंडीशन लिखते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही वही कंडीशन हो गई। काइनेटिक एनर्जी है 2, वर्क फंक्शन है 1, तो 2 + 1 3, करेक्ट। अब इसने बोला कि फोटोन की वेवलेंथ को हाफ कर दिया, तो हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। अगर वेवलेंथ आधी हो गई तो एनर्जी डबल, तो पहले वाला 3 का आ रहा था, अब वो फोटोन आ रहा है 6 का। इसका मतलब अब जो फोटोन आएगा वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा। वर्क फंक्शन सेम रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में गया, तो 6 में से 1 खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेगा, 5। ठीक, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दी आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप उम्मीद करता हूँ ये तो सबने कर भी लिया होगा। ठीक, चले आगे। अब ये फिर से असर्शन रीजन एक क्वेश्चन डाला है। अब इसके अंदर ग्रेविटेशन और पेंडुलम एक दो चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है। तो देखिए कहता है सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट में ले गए। पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ठीक, प्लैनेट को चेंज कर दिया, प्लैनेट ही चेंज कर दिया, तो g का वैल्यू चेंज कर सकता है। और g की वैल्यू होती है g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक, gm/r²। तो जिसका मास है 4 टाइम्स और रेडियस है 2 टाइम्स, तो ऐसे प्लैनेट में चले गए जिसका मास है 4m और रेडियस है 2r। जब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नया वाला g बनेगा g इंटू 4m डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर। ये वाला 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, दिस विल बी नथिंग बट g। इसका मतलब जो नया वाला g है वो पुराने वाले g के बराबर है। अगर g सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन सेम। ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड, बिल्कुल सही बात है। मास, अरे भाई वेट और मास में फर्क है, वेट और मास में फर्क है, तो इसका मतलब जब आप उसको चेंज करिएगा तो उस केस में मास विल रिमेन अनचेंज। ये वेट mg होता है और मास होता है m, तो मास रिमेन अनचेंज एट अर्थ एंड अदर प्लैनेट। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, अब क्या ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि g के फॉर्मूले से मास 4 टाइम्स हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो g की वैल्यू सेम है, इस वजह से टाइम पीरियड सेम आया है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन बनेगा थर्ड। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डायमेंशन।
अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इन्होंने करंट को नहीं लिया है। नहीं तो जनरली हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट्स लेते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं। इसने चेंज कर दिया, इसने बोला है कि C इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी जो चार्ज है। तो चार्ज के टर्म्स में डायमेंशन निकालने को कह रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। कैपेसिटेंस का चाहिए फॉर्मूला, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से शुरू करते हैं। एनर्जी का तो हमारे को डायमेंशन मालूम है, तो इट इज Q स्क्वायर बाय 2C। अब एनर्जी का डायमेंशन लगा देंगे, ml स्क्वायर T माइनस 2 इक्वल टू Q स्क्वायर, Q मतलब चार्ज, तो C हो गया अपना चार्ज, तो C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, C नीचे वाला कैपेसिटेंस है और ऊपर वाला है चार्ज, तो ये चार्ज है। तो 2 का तो कोई यहाँ पे काम नहीं है, 2 के डायमेंशन तो होते नहीं है। अब कैपेसिटेंस को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो कैपेसिटेंस के जो डायमेंशन बनेंगे वो बनेंगे C स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर T माइनस 2। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, देख लो फोर्थ ऑप्शन। C नहीं, एक सेकेंड नहीं, फोर्थ नहीं, एक सेकेंड, इसको ठीक कर लो। दिस विल कम आउट टू बी C स्क्वायर m की पावर -1 L की पावर -2। फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, वो मैंने देखा नहीं था। C का स्क्वायर है चार्ज का स्क्वायर, m की पावर -1 L की पावर -2 और टाइम की पावर +2। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 38। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन फिर से मेरे को लगता है कि सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। एक लेंस की कटिंग करी है, तो लेंस की ओरिजिनल पावर है 4D, तो ये लेंस है, इसकी पावर है 4D। पहले इसको ऐसे कट कर दिया AB, तो ये 2 टुकड़े में बढ़ गया। ऐसे कट करने से फोकल लेंथ को फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी भी 4D होगी, 4D, पावर रिमेन सेम। उसके बाद इसको वर्टिकली कट करा है, तो वर्टिकल कट करने से फोकल लेंथ आधी और पावर आधी और फोकल लेंथ डबल। वर्टिकली कट करने से पावर हाफ और फोकल लेंथ डबल। तो इसका मतलब ये एक टुकड़ा ऐसे बनेगा, एक टुकड़ा ऐसे बनेगा, इन दोनों की आधी आधी हो गई, तो 4 का हाफ 2D, नीचे से भी ये वाला 2D और ये वाला 2D। तो इस तरह से कट कर देते हैं, क्योंकि शेप बदल जाती है ना, R1 R2 बदल गए ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस वजह से पावर आधी आधी हो जाती है, फोकल लेंथ हो जाती है डबल। तो एक टुकड़े की पावर जो होगी वो होगी 2D, आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो मतलब अब देखो वही वाली बात है, कई क्वेश्चन बड़े आसान डाल दिए, कई क्वेश्चन बहुत लेंदी डाले। 22 तारीख का जो मॉर्निंग का पेपर है वो तो बहुत ही लंबा था, उसके अंदर तो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशनें थी। अब ये देखो क्या क्वेश्चन डाला है, टॉर्क फोर्स ये दे रखा है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो हमारे को सबको मालूम है टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो इसके लिए I J K क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बस। R की जगह 1 1 1, तो 1 1 1 पहला टर्म R होता है, R क्रॉस F, फोर्स हो गई 2 1 2 2 1 2। आई थिंक सबको डिटर्मिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा। आई कैप के साथ बनेगा 2 -1 1, माइनस जे कैप के साथ बनेगा 2 - 2 0, और के कैप के साथ बनेगा 1 - 2 यानी कि -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा I माइनस के, तो I का +1 और K का -1। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, आगे चलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली लंबा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। ठीक है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ जितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट करा होगा उन्होंने सॉल्व भी करा होगा। देखिए क्या हो रहा है, सब जगह वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सब जगह पे वो कांस्टेंट होती है मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि पोटेंशियल 0 है। ठीक है, काइनेटिक निकालते हैं। मास दिया 100 ग्राम और वेलोसिटी दे रखी है 10, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 10 लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी अब इसमें निकालेंगे, तो पहले काइनेटिक निकालते हैं। हाफ m हो गया 1/10, क्योंकि ग्राम का किलोग्राम इंटू V² यानी कि 100,
तो ये बन जाएगा 5 जूल, तो टोटल एनर्जी इज 5 जूल। काइनेटिक है 5, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी 0 + 5 जूल्स। ठीक, 5 का टोटल मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज 5, सब जगह 5 होगी। अब यहाँ पे बी पे पहुँच गया, बी ये डिस्टेंस है 2, तो यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, तो इतनी हाइट ऊपर चला गया h, और ये एंगल है 30, तो ये वाला डिस्टेंस होगा 2 cos 30, cos 30 होता है √3/2, दिस इज √3, तो हाइट बनेगी, टोटल है 2 - √3। ठीक है, L - L cos थीटा, L - L cos थीटा। तो इसका मतलब इतनी इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली यहाँ से आने पे। तो मैं A से B की बात कर रहा हूँ, अभी A से लेकर B तक, फ्रॉम A टू B। तो मैं कहूँगा मैकेनिकल एनर्जी शुड बी 5, तो 5 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B, करेक्ट है। लोएस्ट की मैकेनिकल, इस पॉइंट की मैकेनिकल, दोनों सेम। अब देखिए मास है आपका 1/10, g की वैल्यू 10 इंटू हाइट आपकी आ गई है 2 - √3 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B इक्वल टू 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल होगा, 3 + √3 इस काइनेटिक एनर्जी एट B, एक वैल्यू आ गई। अब आप देखो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए B और C का, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 + √3 आ रहा है, तो अगर आप चाहते तो यहीं पे इस ऑप्शन को मार्क कर सकते तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन हम फिर भी C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 90 डिग्री और घूम गया, 90 डिग्री और घूम गया, इसका मतलब ये 2 है, तो ये 30 है, ये बचा कुछ एंगल होगा 60, इसका मतलब यहाँ से ऊपर 2 cos 60, यानी कि ये कितनी हाइट ऊपर चला गया है, 1 ऊपर चला गया है, 1 यहाँ से, और यहाँ से कितनी हाइट है 2, तो टोटल कितनी हाइट ऊपर गया है 3। अब देखो यहाँ से A से C जाता हूँ, अब A से लेकर C, आई एम गोइंग फ्रॉम A टू C। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ लोएस्ट पॉइंट पे मैकेनिकल है 5, हाईएस्ट पॉइंट पे मैकेनिकल होगी mgh, 3 मीटर ऊपर चला गया ना, 2 + 1 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C, तो दिस विल बिकम 5 इज इक्वल टू मास है 1/10 इंटू 10 इंटू 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C। आप सॉल्व करके देख सकते हो, 3 इधर भाग जाएगा, 2 बचेगा, तो C का काइनेटिक एनर्जी है 2 जूल। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, लेट अस मूव अहेड, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से मतलब पूछ तो दिया है इन्होंने, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज 0 और आपको B का वैल्यू निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है, तो वर्क डन इज 0, इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का क्वेश्चन है बेसिकली, 2i डॉट 1i, तो यानी कि 2 प्लस B -2 -2B प्लस 1 k कैप -1 k कैप, तो यानी कि -1, टोटल इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, B की वैल्यू आ जाएगी हाफ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को भी ये वाली शिफ्ट का पेपर मिला है वो तो खुश हो गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि इस बार जो पेपर है वो बहुत आसान है, और इसी की मॉर्निंग 22 तारीख की जो मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर था बहुत लंबा है, बहुत डिटेल्ड है, काफ़ी मुश्किल था कंपैरेटिवली, ये पेपर तो बहुत आसान है। अब देखो डायपोल का क्वेश्चन है, कहता है डायपोल रखा ओरिजिन पे, अब A पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हो गया इक्वेटर इसका। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ, अब इस A पॉइंट पे देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2kp/r³ और पोटेंशियल होगा kp/r²। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुँच गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डिस्टेंस अब r से 2r हो गया है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनता है kp/r³, और इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बनती है तो -kp होता है, नेगेटिव से डायरेक्शन पता चलती है। पोटेंशियल यहाँ पे हमेशा 0 रहता है, 0, तो इस पॉइंट पे पहली चीज तो पोटेंशियल होगा 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल शुड बी 0, इन दोनों में से आंसर बनना चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप E मान लो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब आप देख सकते हो डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2r का क्यूब,
तो 2 का क्यूब यानी कि 8, तो डिस्टेंस की वजह से 1/8 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर में भी 2 रहता है और यहाँ पे 2 नहीं होता, तो इसका मतलब अगर आप E0 मानोगे 2kp/r³ को, तो आप लिख सकते हो E0/2 इज kp/r³। अब आपको E डैश निकालनी है, E डैश मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, तो आप लिखोगे E डैश इज kp/2r का होल क्यूब, दिस विल बिकम 1/8 इंटू kp/r³। तो kp/r³ की वैल्यू है E0/2, 2 इंटू 8, तो E0/2 इंटू 8 ये बन जाएगा E0/16। तो ये आंसर बनेगा हमारा E0/16। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पोटेंशियल विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0/16। एक तो डिस्टेंस की वजह से डिस्टेंस डबल, तो 2 का क्यूब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8, साथ में यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 रहता है, वो फॉर्मूले में ही होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमरेटर में 1 रहता है, तो उसकी वजह से 1/2 और कम हो गई, तो 1/16 हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर कहता है बोर का क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है और मैग्नेटिक इफेक्ट के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। ठीक है, तो सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू mv/qb। दूसरी बात कह रहा है बोर का क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है, तो बोर ने क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू 2h/2π डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब इसको ऊपर भेज देंगे, तो qbr इज इक्वल टू 2h/2π इंटू r, ये 2 कैंसिल हो गया, इधर r आ जाएगा, r² इज इक्वल टू h/πqb, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ गया। चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पे q की जगह बनेगा e, दिस इज √h/πe_b। ठीक, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता है जितने लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा ये सब ने सॉल्व करा होगा। देखो कितनी सिंपल सी बात बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, और वो एक ऐसे इलाके से बाहर निकल रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ कांस्टेंट रहता है और वो होता है BVL। तो इसका मतलब ईएमएफ वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ईएमएफ विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकल रहा है ना, तो इस वजह से ईएमएफ इज कांस्टेंट। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में हो सकता है बच्चे छोटी मोटी कुछ गलती कर दें, लेकिन वो क्वेश्चन था आसान। देखो कहता है करंट बताओ सर्किट में कितना है, तो इसने कोई टाइम की बात नहीं करी है, इसका मतलब मान के चलेंगे कि थोड़ा बहुत टाइम बीत चुका है, लॉन्ग टाइम हो चुका है। तो कैपेसिटर जो होता है वो अपने अंदर से कोई करंट को फ्लो नहीं करने देगा, तो करंट होगा 0। तो ये वाली ब्रांच तो खुल गई, पूरी ओपन हो गई, इस ब्रांच को हटा दो, इसमें कोई करंट नहीं जा सकता। अब देखो सर्किट में कितना अजीब सा सर्किट बन गया, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इधर लगी 2 ओम, इधर लगी 4 ओम। अब देखिएगा ध्यान से, ये ब्रांच मैंने ओपन कर दी है, इधर लगी 3, इधर लगा 6, अब 5, 1, 4, 8। अब देखिए ये हो गया सर्किट। इस सर्किट के अंदर अब आप खुद सोच के देखो, बच्चे कई बार गलती करते हैं कि 4+1 5 और ये पैरेलल हैं। बेटा ये सारे कनेक्शन जो हैं शॉर्ट हैं, ये सब आपस में शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अगर जा रहा है तो करंट वापस उस रास्ते से नहीं आ सकता, तो इस पूरे हिस्से में करंट फ्लो करेगा 0, इसको पूरे को हटा दो, करंट यहीं से लौट जाएगा, करंट यहीं से लौट जाएगा। तो 3 and 6 आर इन पैरेलल, 3 and 6 पैरेलल में कितना हुआ 2, तो जिसका टोटल बना 2, 2 और 2 सीरीज में कितना हुआ 4, 4 और 4 पैरेलल में कितना हुआ 2। तो इसका मतलब इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 2 ओम, और बैटरी है 2 वोल्ट की, तो इसका मतलब करंट इन द सर्किट इज 1 ओम, 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया। बच्चों को लगता है कि ये सब भी सर्किट में आएगा, अरे भाई इधर से करंट जा सकता है
उसी रास्ते से वापस थोड़ी आएगा, ठीक है। पॉइंट तो एक ही है, इनपुट पॉइंट तो एक ही है, इनपुट एक ही है, आउटपुट जाने की जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब पूरा सर्किट शॉर्ट है, तो इसको पूरे को हटा दो। आगे चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हाँ, अब प्रोटॉन की बात हो रही है। एक प्रोटॉन का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, एक अपना पास कैपेसिटर का क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं कि ये इनको देखते हैं। यहाँ पे मैंने शायद कुछ क्वेश्चन ऐड करें हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। हाँ, ये प्रोटॉन वाला क्वेश्चन, ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज थी इस वजह से। अब देखो कहता है प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इसका मतलब दोनों की फोर्स बराबर, जितनी इलेक्ट्रिक उतनी मैग्नेटिक, तो इसका मतलब सीधा सीधा जाता है, तो इसका मतलब क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई दोनों बराबर है, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू वी बी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ई बाई वी। ठीक है, क्लियर है। आगे ठीक है, स्पीड इसने दे रखी है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया बंद, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रह गई क्यू वी बी। अब इसकी वजह से सर्कल में घूमेगा, इसकी वजह से सर्कल में घूमेगा। ठीक है, सर्कल में घूमता है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में रेडियस बनता है एम वी बाई क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से लगा दूंगा, दिस विल बिकम एम वी बाई क्यू बी। बी की जगह मैं लिख रहा हूँ ई बाई वी, तो वी ऊपर चला गया, वी स्क्वायर। अब आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो रेडियस आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻²। प्रोटॉन दिया है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं पता, वही निकालनी है, 2 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं फटाफट। ये 1.6 खत्म हो गया, ये 1.6 खत्म हो गया, ये 4 बचा, ये 2 बच गया, यहाँ पे 27, ये 19, ये बन गया -8 यानी कि +2 में +4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 2 इंटू 10⁻4। हाँ देखो, अब x इंटू 10⁻4 दिया है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला है, तो x की वैल्यू बनेगी 2, x की वैल्यू बनेगी 2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रोटॉन वाला क्वेश्चन हो गया, प्रोटॉन वाला हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन वैसे तो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज बेस्ड ऑन करंट डेंसिटी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ टोटल एरिया 16, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 10, इज चार्ज बाय डीसी करंट। धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। ठीक है, कंसिडर अ हाइपोथेटिकल प्लेन एरिया इनसाइड द कैपेसिटर पैरेलल टू द प्लेट्स। ठीक है, एट इंस्टेंट व्हेन द करंट इन द सर्किट इज 6, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू ए नॉट। तो अब आप ये समझो कि जो सर्किट का करंट है, ये पूरी प्लेट है, ठीक है, बड़ी प्लेट। तो इस प्लेट का जो एरिया दिया है वो आपको दिया है 16। सर्किट में करंट है 6 एम्पियर, सर्किट में करंट है 6 एम्पियर, जो कंडक्शन करंट है। टोटल प्लेट्स के बीच में, टोटल प्लेट्स के बीच में जो सारा का सारा मिलाकर, ये सारा मिलाकर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो भी 6 एम्पियर होगा। वो पूरे एरिया में फैला होता है, क्योंकि उस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा 6 एम्पियर का। अब ये वाला 6 एम्पियर कितने एरिया में फैला हुआ है? 16 के एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस के अंदर आपने एक छोटा सा, इन दिस यू हैव टेकन अ स्मॉल एरिया ए डैश, तो इतने एरिया में कितना करंट होगा वो आपको पता करना है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बोला इसके अंदर का करंट है आई डैश, तो आई डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई डैश डिवाइडेड बाय एरिया है 3.2, इट इज इक्वल टू टोटल करंट है 6 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई डैश इज इक्वल टू 32/10 इंटू 6/16,
ये कैंसिल, यहाँ 2 बन जाएगा, 12/10 1.2 एम्पियर आ गया करंट। लेकिन अब ध्यान देना प्लीज़, यहाँ पे मिली एम्पियर में पूछा है, तो ये बन जाएगा 1200 मिली एम्पियर, 1200, क्योंकि मिली एम्पियर में यूनिट दिया है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। उसके बाद कौन सा बच गया? अब देखिए आखिरी के एक आध दो सवाल बचे हैं। एक ये ट्यूब वाला बच रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला बच रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला एक क्वेश्चन बचा है, ट्यूब वाला बचा है। मैग्नेटिक फील्ड वाला पहले कर लेते हैं, आसान है। ठीक है, तो इन दिस केस 2 लंबे लंबे वायर्स हैं। अब सबसे पहले तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो वायर में करंट ऊपर जा रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। राइट हैंड रूल से आप इस्तेमाल करोगे तो ये बनेगा μ0I/2πd। ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सही है, क्योंकि करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। तो दिस इज इक्वल टू μ0I, करंट है 5 एम्पियर, बाय 2πd, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड B1। अब B2 लिख रहा हूँ सेकंड वाले की, सेकंड वायर की। वायर में करंट आ रहा है नीचे, देख लो करंट आ रहा है नीचे। अगर करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर, तो B2 बाहर आएगी μ0I, सेम फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 2πd। अब की बार जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1/2, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1, ये बड़ी है, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट दिस माइनस दिस। तो बी नेट इक्वल टू बी नेट, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बी नेट इज इक्वल टू μ0/2π। अब यहाँ पे सेंटीमीटर रह गया, तो 1 - 1/2 यानी कि 1/2, और सेंटीमीटर की बात हो रही थी तो 10 की पावर -2। अब हम लोगों को इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। μ0 की वैल्यू दे रखी है 4.2 10 की पावर -7, तो ये बन जाएगा 2 × 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 2 × 10 की पावर -2। ये 2 कैंसिल हो गए, 10 × 10 की पावर -5 आ गया आंसर। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज x × 10 की पावर -5, तो दिखाई दे रहा है 1 आ रहा है, तो x की जगह हम लोग यूज़ करेंगे 1, तो आंसर विल कम आउट टू बी x = 1। क्लियर है, ये हो गया 50 नंबर। एक क्वेश्चन हमारा रह गया, 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट, वो ये वाला है। अब इसके अंदर एक ट्यूब है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसको घुमा रहे हैं। तो इसके अंदर आसानी के लिए एक तो आप इंटीग्रेशन से कर सकते हो उस क्वेश्चन को, एक तरीका है। दूसरा तरीका है सेंटर ऑफ मास से कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ ये जो ट्यूब है L लेंथ की, जब ये घूमेगी, इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने रेडियस में घूमेगा? L/2 रेडियस में घूमेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी ω²R, यानी कि ω² × L/2। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 0 होता है और यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर लगता है अंदर की तरफ P, और यही एक्सटर्नल फोर्स है, बाकी सारा प्रेशर इंटरनल होगा। तो यही फोर्स एक्सटर्नल हो रही है, तो दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स F। तो हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m × ω² × L/2। अब जो मास दिया है, लेंथ दिया है ट्यूब का 1 मीटर, मास दिया है 2m, तो दिस विल कम आउट टू बी 2m ω² L/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, L की वैल्यू 1 है, तो L का वैल्यू 1, तो यहाँ से ω² की वैल्यू F/m, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 1 है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अल्फ़ा = 1। तो ये हो गया इस पूरे पेपर का सोल्यूशन। दिस पेपर वाज 22 जनवरी, इवनिंग शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। पेपर कंपैरेटिवली आसान था। पहली शिफ्ट का जिन बच्चों को पेपर आया है 22 जनवरी को, वो पेपर थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था। तो आई थिंक इस जितने भी बच्चों को ये वाला पेपर मिला था सबका स्कोर अच्छा ही होगा। तो बाकी फिर हम लोग इसी तरीके से पूरे जनवरी सेशन का डिस्कशन करेंगे, तो आपको सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।